आज का हमारा ये बहुत प्यारा सा टॉपिक है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। एक्चुअल में हम लोग आज सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे और हेनरीज लॉ को देखेंगे हमारे इस वीडियो लेक्चर में। तो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी के ऊपर, जो ये रहा आपके सामने। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी जनरली होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram dissolved in unit volume 1 liter saturated solution at given temperature and pressure are called solubilities। सॉल्युबिलिटी को आप देख पा रहे हो कि यह सॉल्युबिलिटी क्या है। मैं इसमें कुछ टर्म्स को आपको क्लियर कर देता हूं कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सबसे पहले गाइज, आप इस बात को समझ लो कि आपके पास एक गिलास वाटर है जिसमें आपने 1 चम्मच क्या डाला, शुगर को ऐड किया। नाउ वी विल मिक्स इट। जैसे हम लोग मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद वो डिसॉल्व हो जाता है, दैट इज अ सॉल्युबिलिटी। 1 चम्मच और शुगर ऐड किया, देन 1 चम्मच और शुगर ऐड किया, क्या वो इन्फिनाइट तक डिसॉल्व हो पाएगा? नहीं, उसका डिसॉल्विंग कैपेबिलिटी जो होता है वो लिमिटेड होता है, एंड दैट विल अप्लाई द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसलिए इसमें मैंने एक सैचुरेटेड टर्म्स अप्लाइड किया इन अ डेफिनेट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, जिसे आप कहोगे सॉल्युबिलिटीज। अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैंने 1 लीटर वाटर लिया है, तो 1 लीटर वाटर में कितना शुगर डिसॉल्व होगा इन ग्राम। ग्राम के टर्म में मैं बात कर रहा हूं कि कितना ग्राम शुगर किसमें ऐड हो जाएगा, लिक्विड में। कौन से लिक्विड में? वाटर में। कितना वाटर होना चाहिए? 1 लीटर। तो ऐसे को आप बोलोगे सॉल्युबिलिटी, इसलिए यहां टर्म हुआ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटीज। सॉल्युबिलिटी के लिए आप कौन सा टर्म यूज करेंगे? बहुत इजी टर्म है। सॉल्यूट को आपने ग्राम में लिया है और उसको ऐड कर रहे हैं किस में? तो उसे ऐड कर रहे हैं आप वाटर में, 1 लीटर वाटर में। तो यहां पे यूनिट पहला बना ग्राम पर लीटर। दूसरा यूनिट जो और यूज कर सकते हैं इसके अलावा वो है मोल पर लीटर, लेकिन इस दोनों का इस्तेमाल आपका नहीं होगा। आपका इस्तेमाल होगा आपके केमिस्ट्री में, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या चीज? मोल फ्रैक्शन के बारे में। और ये मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल यहां होगा एज अ यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटीज। तो गाइज, अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, वो सॉल्युबिलिटी में 2 तरह की सॉल्युबिलिटी देखेंगे। पहला सॉल्युबिलिटी सॉलिड का लिक्विड में, दूसरी सॉल्युबिलिटी है गैस का लिक्विड में। तो 2 तरह की सॉल्युबिलिटी पढ़ना, जिसमें मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहता हूं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड में आपके पास सॉल्यूट के लिए क्या होने चाहिए? कोई सॉलिड सब्सटेंस, और दूसरा क्या होना चाहिए? लिक्विड सब्सटेंस। जिसके लिए पहला टर्म बच्चा आपको पढ़ना है, जिसे आप कहोगे लाइक डिसॉल्व लाइक, जिसके लिए एक छोटा सा टर्म है और एक्चुअल में ये बताता है क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को। ये नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? एग्जांपल के तौर पे आप ये देखो कि 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, एक जिस कहते हो पोलर और दूसरा कहते हो नॉन पोलर। तो यहां पर अगर आपने 2 पोलर कंपाउंड लिया, पोलर सॉल्यूट लिया है और पोलर सॉल्वेंट लिया है, और एक दूसरे को डिसॉल्व किया। सर एग्जांपल के तौर पे नमक, सॉल्ट। ये सॉल्ट को मैं किस में डाल दे रहा हूं? वाटर में डाल दे रहा हूं। तो नमक जो होगा, सॉल्ट, ये पोलर है, तो वाटर में ये अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन वही दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को बेंजीन में डिसॉल्व कर रहा हूं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ नॉन पोलर एंड बेंजीन इज अ नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये आप क्रॉस मिक्स करा करके देखो कि बेंजीन में सॉल्ट को यानी नमक को, सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करके देखो, वो डिसॉल्व नहीं होगा। इसलिए यहां पे टर्म लगता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर वो पोलर नेचर का है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नेचर का है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, एंड दिस विल एप्लीकेबल ओनली द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। वही सेकंड में पॉइंट्स बात कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट्स है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है कि जब कभी भी आप सॉल्युबिलिटीज में देखते हो तो कहा यह जाता है इसके केस में, सॉलिड इन लिक्विड के केस में, कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी यहां पे इंक्रीज होगा। अगर आप
ठंडे पानी में शुगर को ऐड कर रहे हो और गर्म पानी में शुगर को ऐड कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा किस में दिखेगा? ऑब्वियसली कि गर्म पानी में दिखेगा। तो गर्म पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा कौन? सॉलिड इन लिक्विड में। तो यहां पर हम टर्म यूज कर सकते हैं इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लेकिन थर्ड पॉइंट यहां पे आ जाता है प्रेशर का। याद रखना कि सॉलिड में प्रेशर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, खासकर उसकी सॉल्युबिलिटी में। अगर आपने चीनी मिलाया है, चीनी किसमें? पानी में, और आप वहां पे प्रेशर अप्लाइड कर रहे हो तो इस प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होने जा रहा सॉल्युबिलिटी के ऊपर। लेकिन अगला जो मैं बात करने जा रहा हूं उस पर आप ध्यान दोगे। अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो डिस्कस कर रहा हूं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट्स को आपको अपने माइंड में पुटअप करना। तो इसमें गाइस जो अभी हम लोग बात करेंगे वो पहला पॉइंट है जो हमने सॉलिड में देखा था, लेकिन ये बात हो रही है गैस की। वहां था लाइक डिसॉल्व लाइक, लेकिन यहां ऐसा टर्म कुछ नहीं बनता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। यहाँ पोलर गैस है तो वो नॉन पोलर में भी डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर गैस है तो वो पोलर में भी डिसॉल्व होगा। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का टर्म गैस इन लिक्विड में अप्लाइड नहीं होता है। यहां क्या होता है सर? तो यहां पर एक टर्म होता है ऑलमोस्ट ऑल गैसेस कैन डिसॉल्व इन वाटर बट डिफरेंट एक्सटेंट। मतलब बहुत साफ सा है और आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहां पर लगभग जितने गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसेस हैं, तो इनमें से किसी भी गैस को आप ले लोगे, चाहे वो नोबल गैस ही क्यों ना हो, ऑलमोस्ट ऑल गैसेस कैन डिसॉल्व इन वाटर। लेकिन एक्सटेंट सबका डिफरेंट है। कोई ज्यादा डिसॉल्व होगा तो कोई कम डिसॉल्व होगा। तो डिसॉल्विंग कैपेबिलिटीज जो होती है इसमें क्या होती है? गैस टू गैस वेरी करती है। इसलिए मैंने ये टर्म लिखा है क्या? कि ऑलमोस्ट ऑल गैसेस कैन डिसॉल्व इन वाटर बट इन डिफरेंट एक्सटेंट। तो सर वाटर के जगह पे अगर मैं बेंजीन ले लूं तो वहां पे भी ये एप्लीकेबल होगा। बेंजीन के अलावा सर मैं किसी और सॉल्वेंट को ले लूं तो वहां भी ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन एक्सटेंट डिफरेंट होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं टेम्परेचर के ऊपर, कि टेम्परेचर को अगर आपने राइज किया है तो यहां पर क्या होगा। सॉलिड का केस नहीं बात कर रहे हैं, यहां गैस का केस बात कर रहे हैं इन लिक्विड में। इसे मैं बहुत इजी वे में समझा देता हूं आपको। पहला आप जानते हो कि दो तरह के रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक एंड सेकंड वन इज इंडोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें से हीट बाहर निकलेगा, और इंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जो हीट को एब्सॉर्ब करता है। आप सॉल्युबिलिटी में बाय द वे कोई ऐसी सॉल्युबिलिटी है जिसमें वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा। एक्सो का मतलब वो अपने अंदर से हीट और निकालेगा और आप और दे रहे हो, तो ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली कि सॉल्युबिलिटी यहाँ पे घट जाएगा। अगर वो केस किसका है? एक्सोथर्मिक का केस है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। लेकिन सेकंड केस में बात करूं इंडोथर्मिक रिएक्शन, दे रिक्वायर्ड एनर्जी। तो वैसे केस में अगर आप एनर्जी दे रहे हो तो एनर्जी वो लेगा और सॉल्युबिलिटी को बढ़ा लेगा। तो दोनों केस पे याद रखना है कि कौन सा एक्सोथर्मिक का केस है, कौन सा इंडोथर्मिक का केस है। सॉल्युबिलिटी यहां पे डिपेंड करेगा उसके ऊपर। इस दोनों के बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी से आपका हेनरीज लॉ बनता है। वो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है प्रेशर। सॉल्युबिलिटी का प्रेशर किसका? गैस का। किसमें? लिक्विड में। तो इस प्रेशर को पहले हम लोग समझेंगे। हाँ तो चलिए गाइस, इस प्यारे से टॉपिक को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं विद अ प्रेशर। और प्रेशर को आपको समझना है तो आप ये जान लो कि ये कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या है? ये दिस वन इज लिक्विड। ये लिक्विड भरा पड़ा है, और इस लिक्विड के जस्ट ऊपर आपने एक पिस्टन पुटअप कर दिया है, और इस पिस्टन में अभी प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो। दिस वन इज अ P1। जस्ट इसके नीचे क्या है? गैसेज है, यानी यहां पर बहुत सारे गैसेस भरे पड़े हैं। तो P1 प्रेशर पे भी गैस डिसॉल्व होगा, लेकिन जैसे ही आप P1 को इंक्रीज कर देते हो, दैट इज P2 प्रेशर, ये पिस्टन यहां से नीचे की तरफ मूव करेगा, और जैसे पिस्टन नीचे की तरफ मूव किया, ऑब्वियसली क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो जैसे प्रेशर इंक्रीज किया, डिसॉल्विंग कैपेबिलिटीज क्या होगी? बढ़ जाएगी। किसकी? गैस में। किस चीज में? लिक्विड में। तो यहां पर मैं कह सकता हूं
द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटीज। और मैंने आपको बताया था कि सॉल्युबिलिटीज का यूनिट हम लोग यहां पे क्या यूज करेंगे, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। तो ऑब्वियसली है कि जब आप ये सोच रहे हो कि डिसॉल्व ज्यादा हो रहा तो इसका मोल फ्रैक्शन इस गैस का क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसके कारण, प्रेशर के कारण। लेकिन किसके प्रेशर के कारण, गैस के प्रेशर के कारण। लेकिन इन सब में एक और टर्म का यूज होगा, दैट इज द पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो इसे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि बाय द वे मैंने इस कंटेनर में कोई प्रेशर अप्लाइड कर रखा है और यहां पे दो तरह के गैसेस हैं। सपोज दैट कि ये N2 है और ये क्या है, O2 है। N2 ज्यादा है, O2 क्या है, कम है। तो ऑब्वियसली जो गैस ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब N2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, O2 का पार्शियल प्रेशर कम है। तो जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है वो ज्यादा डिसॉल्व होगा और इसका पार्शियल प्रेशर कम है तो ये क्या होगा, कम डिसॉल्व होगा। ये डिसॉल्विंग कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं बराबर होगी किसके, पार्शियल प्रेशर के। अगर मैं बात कर रहा हूं किसी गैस के बारे में तो गैस में बहुत सारे गैसेस मिक्स हो सकते हैं, तो वैसे कंडीशन में जो पार्टिकुलर एक गैस है उसके प्रेशर को आप कहोगे पार्शियल प्रेशर। तो मैंने कहा क्या कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और मोल फ्रैक्शन मैं किसका यूनिट बता रहा हूं, सॉल्युबिलिटीज ऑफ गैस का। ऐसे केस में आप प्रेशर ऑफ गैस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो इज इक्वल टू लगाओगे, दैट इज कॉल्ड KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और यहां पे जो KH है वो आपको एक्सप्रेस्ड करता है हेनरीज लॉ को, दैट इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। यहां से आपका सिलसिला चालू हो जाता है हेनरीज का। तो हेनरीज का ये जो सिलसिला आपको दिख रहा है, दैट इज प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये आपका डेरिवेशन बन के उभरा किसका, हेनरीज लॉ का। किसके लिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में। यहां पर जो आगे आप देखोगे हेनरीज के इस वैल्यूज को, दैट इज अ टिपिकल वैल्यू। ये बहुत टिपिकल वैल्यू होता है और डिफरेंट गैसेस में ये डिफरेंट होते चला जाता है। मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या कि हेनरी कांस्टेंट दैट इज KH इंटू एक्स गैस है। KH इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा किसके, प्रेशर ऑफ गैस के डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और मोल फ्रैक्शन क्या बता रहा है आपका, फिर से मैं बात कर देता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बता रहा है किस चीज को, डिसॉल्व ऑफ गैसेस को एक्सप्रेस्ड कर रहा है कि डिसॉल्व ऑफ गैस कितना ज्यादा होगा। तो वही हेनरी कांस्टेंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिसॉल्विंग के। फिर से आप बात समझ लो, हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। और मोल फ्रैक्शन गैस क्या है, डिसॉल्विंग ऑफ गैस। जितना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा मोल फ्रैक्शन उतना बढ़ेगा। लेकिन आप जस्ट देख सकते हो कि हेनरी कांस्टेंट यहां पे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैं निकाल के दिखला देता हूं आपको, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और फिर से मेरा वही सवाल कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या है, तो दैट इज का डिसॉल्व ऑफ गैसेज। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है दैट इज अ टिपिकल वैल्यू। ये एक टिपिकल वैल्यू है, डिफरेंट टेम्परेचर में ये डिफरेंट होता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ हेनरी कांस्टेंट वैल्यू लिख रहा हूं कितने टेम्परेचर पे, एट 20 डिग्री सेल्सियस डिफरेंट गैसेस के लिए। जैसे मैं पहला ले लेता हूं हीलियम, दूसरा ले लेता हूं ऑक्सीजन और तीसरा ले लेता हूं नाइट्रोजन। ये कोई मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूं कि आप किताब से इसे मिलाना, हो सकता है ये डिफरेंट हो। जो मुझे रफली याद है वो मैं लिख रहा हूं। और ये रफली मुझे याद है कि ये 140 और ये मान के चलो ये कितना है, ये है 90 और ये मान लो कितना 70। मैंने एक रफ वैल्यू लिखा कि हीलियम का हेनरी कांस्टेंट वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस में 140 है, O2 का 90 है, N2 का 70 है। याद आपको भी नहीं करना ना, मुझे याद है। तो ऐसे केस में आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप बात समझो कि यहां पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ये दी गई है और आपसे ये पूछ रहा कि इनमें से कौन सा गैस है जिसका डिसॉल्विंग कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। मैं कोरिलेशन निकाल रहा हूं और कोरिलेशन क्या है कि यहां पर हीलियम का सबसे ज्यादा क्या है, हेनरी कांस्टेंट वैल्यू है। किसका, हीलियम का। और हेनरी कांस्टेंट वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। और मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्सप्रेस्ड कर रहा डिसॉल्व
इन गैसेस को, मतलब जितना ज्यादा हेनरी कांस्टेंट होगा उतना कम डिसॉल्व होगा। मतलब यहां पे हीलियम के केस में इसकी वैल्यू 140 है, मतलब KH की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो डिसॉल्विंग कैपेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, किसकी, हीलियम की। लेकिन वही मैं दूसरा केस देख रहा हूं ऑक्सीजन का, तो उसमें हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कम है, लेस है। तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर कम है तो ऑब्वियसली है कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है तो गाइस डिसॉल्व क्या होगा, गैस ज्यादा होगा। थर्ड का केस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में ये 70 है और इस 70 में सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा कौन सा गैस डिसॉल्व होगा, जवाब है N2। ऐसा क्वेश्चन आपके नीट में, जेई में पूछा जा सकता है क्या, कि 2-3 गैसेस दे देंगे और 2-3 गैसेस में हेनरी कांस्टेंट का मान दिया रहेगा और क्वेश्चन में ऑप्शन के साथ ये डाला जा सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैविंग अ ग्रेटेस्ट डिसॉल्विंग कैपेबिलिटीज, इनमें से कौन सा गैस है जिसमें डिसॉल्विंग कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और वहां पे मान के चलो ये लिखा रहेगा H2 गैस, जिसकी वैल्यू KH की दी रहेगी, कितना, 70। बी ऑप्शन दे देगा Cl2 गैस, जिसकी कैपेबिलिटी दे दी गई जाएगी 80, और सी दे देगा जिसमें है N2, जिसकी कैपेबिलिटी दे दी गई 70। इसको कर देते हैं 90, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। एंड डी कुछ और गैस दे देगा, Z2 इज इक्वल टू 120। मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल यह है कि इनमें से कौन सा गैस की डिसॉल्विंग कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। मैंने कहा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डिसॉल्विंग कैपेबिलिटी उतनी कम होगी, और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी कम होगी डिसॉल्विंग कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ज्यादा हमें खोजना है, तो ज्यादा में हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हम सबसे कम देखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे कम डिसॉल्व कौन होगा, आप कौन से वैल्यू को देखोगे, उस वैल्यू को जिसमें हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मतलब 120। ये Z2 में KH का मान ज्यादा है और डिसॉल्विंग कैपेबिलिटी सबसे कम है। तो गाइज ये इतना ज्यादा टफ चीज भी नहीं है कि आपको नहीं समझ में आया होगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हेनरी कांस्टेंट और डिसॉल्विंग ऑफ गैस के बीच में क्या रिलेशन होता है। जस्ट इसके आगे बढ़ते हैं और हेनरी कांस्टेंट को हम लोगों ने यहां तक देख लिया है। और आगे गाइज इसके बाद जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस ये कर रहे हैं कि हेनरी कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट। सबसे पहले आप यहां पे ये जान लो कि जो हेनरी कांस्टेंट है उसमें ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस है, ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट लेस होता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया कि मोल डिवाइडेड बाय मोल, तो वैसे कंडीशन में मोल मोल कट जाता है, आपका मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है। तो पहली बात तो ये हो गई, ये यूनिट लेस हो गया। बचा कौन, तो इसका यूनिट में मैं बात कर रहा हूं, यूनिट में ये किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होगा। तो जो प्रेशर आपका दिया गया है गैस के टर्म में, मान के चलो ये दिया जा सकता है बार में, ये दिया जा सकता है ATM में, ठीक है, ये दिया जा सकता है मिलीमीटर HG में। तो जो यूनिट यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का इस्तेमाल होगा वो वही यूनिट आपका होगा हेनरी कांस्टेंट का। तो हम लोग कह सकते हैं कि हेनरी कांस्टेंट का यूनिट क्या हो सकता है, बार हो सकता है, ATM हो सकता है, या फिर मिलीमीटर HG हो सकता है, या फिर मैं ये लिख दूं कि देयर यूनिट्स इज डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर यूनिट, डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर यूनिट। इसके बाद गाइस जब हम लोग हेनरी कांस्टेंट को समझ चुके हैं, हेनरीज लॉ समझ चुके हैं, तो इसका हम लोग कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो पहला क्वेश्चन, हाँ तो गाइस आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये है आपके सामने, इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन में कह रहा H2S इज अ टॉक्सिक गैस विथ रोटेन एग स्मेल is used for the quantitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m. Calculate Henry's law। आपको इस क्वेश्चन में हेनरीज लॉ कैलकुलेट करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं हेनरीज लॉ का डेरिवेशन हमने क्या पढ़ा था। हेनरी लॉ का डेरिवेशन था KH इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो इस क्वेश्चन में जो मैं देख पा रहा हूं उस क्वेश्चन में आपका दिया क्या गया है उस पर पहले बात कर लेते हैं, और वो
क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले मैं आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कैलकुलेट करूंगा। मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए मैं m का इस्तेमाल कर रहा हूं, और m क्या है, m इज द मोलैलिटी। मोलैलिटी m जो होता है ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, जो आपका ये आ गया है मोलैलिटी, जो आपका दिया गया क्वेश्चन में 0.195 m है, तो मैं मान सकता हूं कि मोल कितना रहा होगा 0.195, और ये सॉल्वेंट कितना रहा होगा तो 1 केजी, या फिर इसी को आप कह सकते हो 1000 ग्राम कह सकते हो। तब जाकर के ये कैलकुलेट होकर के मोलैलिटी आ गया। मतलब इससे आपने ये क्लियर कर लिया कि आपका मोल कितना है, मोल है 0.195, और मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में है 1 केजी, और ग्राम में है 1000 ग्राम। और सॉल्वेंट कौन हो सकता है, तो वाटर हो सकता है। यहां पर रोटे नहीं गया, इसलिए मैं लिखता हूं H2S, ये इसका मोल आ गया। ऑब्वियसली है, मोल ऑफ वाटर निकालने के लिए आप क्या करते हो, गिवन वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। गिवन वेट ऑफ वाटर क्या रखोगे, केजी या ग्राम, ऑब्वियसली ग्राम रखोगे, और ग्राम के लिए आप कैलकुलेट करोगे 1000 डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास, और वाटर का मोलर मास होता है 18। जैसे से आप कैलकुलेट करते हो, ये आपका आ गया 55.55 मोल। तो अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है H2S। हमें जरूरत पड़ेगी मोल ऑफ H2S की, और मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ वाटर। आप यहां पे देखो कि मोल H2S का दिया गया है 0.195, और मोल ऑफ वाटर जो दिया गया है वो कितना आ रहा है 55.55। तो आप क्वेश्चन में ही आपको दिख रहा कि मोल जो है वो वाटर का है, वो मच ग्रेटर है किससे, मोल ऑफ H2S से। तो ऐसे केस में ये ज्यादा है, तो आप इस डेरिवेशन को कंसीडर कर सकते हो। किसके केस में, यहां पर मैं इस डेरिवेशन को ये लिख सकता हूं, H2S इज इक्वल टू मोल ऑफ H2S डिवाइडेड बाय मोल ऑफ H2O। तो इस दोनों को मैं पुटअप कर देता हूं। मोल ऑफ H2S दिया गया है 0.195 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ वाटर, अगर पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा 55.55। ये कट के आ जाएगा गाइस 0.035। ये आपका आ गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो आ गया सर, एक्चुअल में हमें तो हेनरी कांस्टेंट निकालना, और हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, KH इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। कौन से गैस है, तो H2S गैस है, इसलिए इसका पार्शियल प्रेशर चाहिए, और मोल फ्रैक्शन चाहिए किसका, H2S गैस का। ये मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया, और पार्शियल प्रेशर H2S गैस में का नहीं दिया गया है, इसके लिए एनसीईआरटी ने मिसिंग किया है। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर ये क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन में मिसिंग है क्या चीज, एक चीज, और वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। लेकिन एनसीईआरटी ने उसे दिया है और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। H2S का पार्शियल प्रेशर कितना दिया गया है एनसीईआरटी में, 0.987। ये गिवन है किसमें, एनसीईआरटी में। क्वेश्चन में नहीं गिवन है, बल्कि उस बुक में गिवन है। तो आप बुक में से आप इसे पुटअप कर लोगे यहाँ पे। अगर आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये पुटअप रहेगा, डजंट मैटर। इससे आप डिवाइड कर दोगे किससे, 0.0035। नाउ वी कैन कैलकुलेट इट। तो गाइज यहाँ पे आंसर आ जाएगा 282, और इसका यूनिट क्या था प्रेशर का, बार। तो मैं इसे बार में रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हेनरी कांस्टेंट का यूनिट डिपेंड करेगा किसके ऊपर, पार्शियल प्रेशर के यूनिट के ऊपर, और पार्शियल प्रेशर आपका बार में है, इसलिए मैं यहाँ पे बार पुटअप कर रहा हूं। कैसे सर बार में है, तो आप एनसीईआरटी बुक देखोगे और वहां पे ये दिया गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S एट STP इज 0.987 बार। तो मैंने इसे पुटअप कर दिया और ये क्वेश्चन सॉल्व। अगले तो गाइस चलिए अगला क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी का आपके सामने इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी लॉ पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज इतना। ये क्या दिया गया है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है 1.67 × 10⁸ पास्कल।
at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 at 500 ml of soda water when packed in under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. सबसे पहले आपको निकालना है क्वांटिटी किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। और क्वांटिटी मैंने क्या कहा है कि क्वांटिटी यहाँ पे कौन होगा, तो मोल फ्रैक्शन होगा। और ये मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए आपके पास डेरिवेशन क्या होता है, KH इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालना है। सर मोल फ्रैक्शन तो नहीं करा, मैंने क्या कहा, मोल फ्रैक्शन ही आपकी क्वांटिटीज है। तो आप इसे बाहर करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय KH, हेनरी कांस्टेंट। प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास गिवन है 2.5 atm। और यहां पर जो सवाल है वो सवाल क्या कह रहा है कि हेनरी कांस्टेंट कितना है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। सर ये पास्कल में क्या रखा है, रास्कल, पास्कल में कुछ नहीं, रास्कल है एक नंबर आप याद रखोगे, एक मोबाइल नंबर। क्या है कि जितना पास्कल दिया गया है उसे आप डिवाइड कर दोगे कितना से, 10, 13, 25। जैसे ही पास्कल को इस नंबर से आप डिवाइड करोगे दे विल चेंज इनटू ATM। किसमें चेंज हो जाएगा, ATM में चेंज हो जाएगा। कौन, पास्कल। तो पास्कल को पहले ATM में ले आएंगे, क्यों, क्योंकि 2.5 आपका दिया गया है ATM, तो ATM लाओगे तभी कटेगा, वरना पास्कल से तो कटने वाला नहीं है। आप क्या करो, पास्कल आपका दिया गया है कितना, 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल, जिसको डिवाइड कर दोगे 10, 13, 25 से, एक नंबर है तो ये यूनिट आपका ATM में चेंज हो जाएगा और आपका ATM में आएगा 1.648 इंटू 10 टू द पावर 3 ATM। और इसका आप इस्तेमाल यहां करोगे, ये जैसे कि यहां आएगा 1.648 इंटू 10 टू द पावर 3 ATM। ATM से ATM कट जाएगा, मैंने पहले कहा था कि मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है। इसे आप इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1.52 इंटू 10 टू द पावर -3। ये आ गया आपका आंसर। इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व। हाँ तो गाइस, इस दो क्वेश्चन को देखने के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, जिसमें एप्लीकेशन में हम लोग 3 चीजों पे डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कस करेंगे जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसके बारे में। जनरली जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसमें एक गैस मिलाया जाता है और उस गैस को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। एग्जांपल के तौर पे आप जिस कोल्ड ड्रिंक को पीते हो उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ नहीं, बस जो गैस आप निकालते हो वो गैस आपके अंदर वापस डाल दिया जाता है। कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशराइज किया जाता है, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाने के वजह से दे मेक इट इनटू अ सॉफ्ट ड्रिंक। तो जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में अप्लाइड करोगे ये आपका सॉफ्ट ड्रिंक बन गया। और सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का प्रोसेस किस पे बेस्ड है, हेनरीज लॉ पे। पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन, बाय द वे आप जानते होंगे कि हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद वहां पे प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है, कहां, हाई एल्टीट्यूड में जाने के बाद। तो ऐसे केस में जब आप बहुत ऊंची जगह पे जैसे पहुंच गए तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि आपके बॉडीज में जो आपका ब्लड है वो क्या है, लिक्विड है, और बाहर का जो प्रेशर है वो गैसेस है। पार्शियल प्रेशर कम होने के कारण ऑक्सीजन आपके ब्लड में कम डिसॉल्व होगा, जिसके कारण आपको क्या हो सकता है, एक चक्कर जैसा लग सकता है और आप हो सकता है कि उस चक्कर में आप बेहोश भी हो जाओ। तो ऐसे कंडीशन को मेडिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से कहा जाता है एनॉक्सिया। कौन सा टर्म कहा जाता है, एनॉक्सिया। वो आप देख सकते हैं, वो जो उस तरफ नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई भी आबादी नहीं है। हम लोग बाकी सारी आबादी में सांस लेने में बहुत दिक्कत सी हो रही है, काफ़ी तकलीफ। मन बहुत था कि उस माउंटेन रेंज में चढ़ें, बट हम लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने की वजह से हम लोगों को वापस होना पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं मैं इतना दूर से जो चढ़ा हूँ, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मैं सही से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो हमको एनॉक्सिया हो सकता है, जिसके कारण चक्कर आकर के हम बेहोश हो सकते हैं। आप जो पीकेस्ट पॉइंट देख रहे हो वो सबसे ऊंचे पॉइंट है। लेकिन वही थर्ड टर्म जो है वो है एस्क्वेबा।
एस्क्वेवा मैंने किया है, आप देख लो कैसा होता है ये एस्क्वेवा। इस स्क्वेबा में होता क्या है, जो मैंने पीछे सिलेंडर लगा रखे हैं उस सिलेंडर को स्क्वेबा डाइवर्ट्स कहा जाता है। उस स्क्वेबा डाइवर्ट्स में कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि जिस तरह ऊपर जाने पे प्रेशर घटता है वैसे ही जितना आप डेप्थ में जाओगे प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा। अगर उस सिलेंडर में कंप्लीट ऑक्सीजन डाल दिया जाता तो क्या होता, मैं जितना नीचे जाता, नीचे जाने के कारण ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होता कहां, ब्लड में, और ज्यादा ऑक्सीजन का डिसॉल्व होना ब्लड में भी आपके लिए अच्छा नहीं होता। आपके पूरे बॉडीज में एक पेनफुल सेंसेशन होता जिसे विंड के नाम से बुलाया जाता है, दैट इज अ मेडिकल टर्म। इसलिए उस सिलेंडर में जो है वो कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं डाला जाता है, उसमें और कुछ गैसेस डाले जाते हैं। वो कौन कौन से गैसेस हैं, तो पहला हीलियम 11.7%, वही नाइट्रोजन गैस 32.11%, उसमें ये सारे गैस का मिक्सचर डाला जाता है ताकि ज्यादा डेप्थ में जाने के कारण ज्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो। तो स्क्वेबा डाइवर्ट्स में बेंड से बचने के लिए ये गैस मिक्सचर का कंपोजिशन डाला जाता है। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे इस प्यारे से चैनल के ऊपर आप प्यारे प्यारे बच्चे के लिए मैं और भी प्यारे प्यारे वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।